द इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं YDAC के कुछ दूसरे सेटअप्स की, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उन सब की। उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो हम आगे यूज करने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई लाइट किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, किसी डेंसर मीडियम से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें एक फेस चेंज आ जाता है, अब्रप्ट फेस चेंज होता है, और वो फेस चेंज होता है पाई के बराबर। किसके बराबर? पाई के बराबर। क्लियर है? लेकिन वही रिफ्लेक्शन अगर रेयर मीडियम से हो तो ये फेस चेंज नहीं होता। ये दो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपको बिल्कुल ये ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन किसी डेंसर मीडियम से होगा तो वहां पे फाई इक्वल टू पाई हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा फेस चेंज हो जाएगा पाई के बराबर। और आप जानते हैं कि अगर फेस चेंज पाई के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, ये पाथ में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा लेमडा बाई टू, क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं दोनों का, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। ये रिलेशन हम जानते हैं, तो यहाँ से अगर डेल्टा फाई की जगह पाई रखा जाएगा तो डेल्टा एक्स मिलेगा लेमडा बाई टू के बराबर। मतलब उसका पाथ में जो चेंज आएगा, पाथ लेंथ में जो डिफरेंस आएगा वो लेमडा बाई टू आ जाएगा, अगर वहां पे रिफ्लेक्शन होता है तो। रिफ्लेक्शन भी कहाँ से? किसी डेंसर मीडियम से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में हमारे लिए काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक वाइट लाइट है जिसकी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है अक्रॉस द विजिबल लेंथ। ठीक है, रेंज अपने को पता है विजिबल लेंथ की ये होती है। इज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट ऑन द वाटर फिल्म ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33 एंड थिकनेस दिस। तो वाटर फिल्म है, उस पे ये इंसिडेंट हुई है इस तरीके से। ठीक है, वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस उसका हुआ बिल्कुल ऐसा। और ये जो वाटर फिल्म है ये सस्पेंडेड इन एयर ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, और यहाँ फिर से एयर है। ऐसी अपने पास चीजें दे रखी हैं। म्यू दे रखा है आपको, और डी इसकी जो विड्थ है वो आपको दे रखी है, डी इसका म्यू दे रखा है आपको वाटर का 4/3 या 1.33। At what wavelength lambda is the light reflected by the film brightest to an observer? ये आपसे पूछा गया, जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो ब्राइटेस्ट दिखेगी, ऐसा क्वेश्चन है। ब्राइटेस्ट दिखेगी मतलब यहाँ पे, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। जब भी एक लाइट किसी सरफेस पे गिरती है जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, उस केस में यहाँ दो फिनोमिनाज होते हैं, एक ट्रांसमिशन, दूसरा रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे 90 पे आ रही है तो बिल्कुल सीधी आगे की तरफ निकल जाएगी, एक फिनोमिना तो ये होगा। दूसरा यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा। क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा इसी सरफेस से। क्लियर है बात? अब जब ये नीचे आ गई यहाँ पे तो ये फिर से एक सरफेस चेंज कर रही है। जब सरफेस चेंज कर रही है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी दो चीजें हों, एक इसका ट्रांसलेशन हो जाए, दूसरा यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो जाए। क्लियर है बात? और जब ये बाहर आएगा यहाँ पे तो फिर से इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ कोई व्यूअर है जो देख रहा है, तो उसके पास रेस कौन कौन सी आ रही है? उसके पास एक तो वेव जो डायरेक्ट बाहर से आ रही है वो है, और दूसरा जो रिफ्लेक्ट होके वेव उसके तक पहुंच रही है वो है। ठीक है, तो ये दो वेव्स यहाँ पे जब इंटरफेयर करेंगी तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हम कहेंगे कि ये ब्राइटेस्ट दिखेंगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मिनिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग दिखेंगी। तो अब दो वेव यहाँ कौन कौन है जो इंटरफेयर कर रही हैं? एक जो ऑलरेडी आ रही थी, दूसरी जो रिफ्लेक्ट होके अब यहाँ तक पहुंची है वो। क्लियर है बात? अब इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाए, यहाँ पे हम जानते हैं कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? तो रेयर से डेंसर पे, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, वापस ऊपर चले गई, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन था। डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ सरफेस से सरफेस पे कौन सा है? डेंसर मीडियम। तो जो लाइट आई थी वो डेंसर मीडियम से टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। इस केस में हमने अभी पढ़ा था पाथ डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पाथ डिफरेंस आएगा लेमडा बाई टू के बराबर। क्लियर है? अगर ये वाला रिफ्लेक्शन देखें जो यहाँ हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट अभी डेंसर मीडियम में चल रही है वो रेयर मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई,
और हमने अभी पढ़ा था कि जब रेयर पे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तो कोई पार्ट डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता। तो बेसिकली जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो किस किस वजह से आ रहा है, सिर्फ इस रिफ्लेक्शन की वजह से, और वो कितना आ रहा है, λ/2। क्लियर है? एक तो ये पार्ट डिफरेंस है। दूसरा पार्ट डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, जो लाइट यहाँ चल के वापस बाहर निकली है, क्या वो इतना एक्स्ट्रा चली है? यस भैया, जो लाइट यहाँ पे थी ऑलरेडी, ठीक है, उसका पाथ अगर आप देखो तो मान लीजिए पाथ इसका 0 है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, पर जो दूसरी लाइट चली वो यहाँ से टकरा के वापस ऐसे आई है इस तरीके से, तो इसने इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस पाथ इज इक्वल टू, हमने पहले भी पढ़ा था जब ग्लास स्लैब आपने रखी थी यहाँ पे, जब ग्लास स्लैब रखी थी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू था, इसकी थिकनेस अगर टी थी, तो आपने बोला था कि दिस म्यू t-1 या म्यू इंटू टी, ये एक्स्ट्रा पाथ ये है जो ये कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ कितना पाथ हो जाएगा, म्यू इंटू इस डी के बराबर, वो भी ट्वाइस, क्योंकि एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, तो जो टोटल पाथ यहाँ पे बनेगा वो बनेगा म्यू इंटू डी प्लस λ/2, दिस विल बी द टोटल पाथ, या उसको माइनस λ/2 भी कर सकते हैं। पार्ट डिफरेंस बेसिकली आप यहाँ पे माइनस कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस λ/2 आप यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लिखेंगे। क्लियर? तो अब अपना क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस होगा करस्पॉन्डिंग टू 2 म्यू डी, एक तो ये मैंने जो बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक जो लाइट चली, इस केस में इतना 2 म्यू डी, एक तो ये हो गया, माइनस λ/2 करस्पॉन्डिंग टू दिस रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग λ/2, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम से इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। जब पे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो माइनस λ/2 पाथ में आप ये डिफरेंस सॉल्व कर देंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें चाहिए, ब्राइटेस्ट चाहिए, ब्राइटेस्ट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो, जब पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्डा के बराबर। रिमेंबर, जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से अपन चेक करते हैं, अपने को लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो अपन सारी वैल्यूज यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप यहाँ से, 2 म्यू डी इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, ऐसा हो जाएगा, या लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 म्यू डी डिवाइडेड बाय n प्लस हाफ, ये आपके पास आ गया लैम्डा। अगर सारी वैल्यूज अपन रखें तो 2 इंटू म्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 1.33, डी आपको दे रखा है 320 नैनोमीटर और डिवाइड बाय एन अपने को पता नहीं, प्लस हाफ, ऐसा, ये आपका आएगा नैनोमीटर्स में वेवलेंथ, ठीक है। इस केस में अगर ऊपर वाले क्वांटिटीज को सॉल्व करो तो लैम्डा आपको मिलता है 851 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय एन प्लस हाफ। अब अपने को पता है कि n करस्पॉन्ड टू क्या होता है, n इंटीजर है, हम जानते हैं कि n को आप 0 से 1 2 3 ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसने बोला है कि जो विजिबल वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग आंसर आना चाहिए, मतलब हमें n ऐसा चूज करना है कि जो वेवलेंथ है वो इसके बीच में कहीं भी आ जाए। तो कर लेते हैं, अगर मैं n इक्वल टू 0 रखता हूँ तो लैम्डा कितना मिल रहा है यहाँ से, ये आपको मिल जाएगा 1702 के बराबर, नैनोमीटर के बराबर, जो कि अपने को नहीं चाहिए। अगर n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये लैम्डा आपको मिल रहा है कितना, ये नीचे हो जाएगा 3/2, मतलब 851 इंटू 2/3, ये आपको करस्पॉन्ड टू मिलता है लगभग लगभग 567 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग। और क्या अपने को यही चाहिए था, यस 567 इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 567 नैनोमीटर। ये वो वेवलेंथ है जब ब्राइटेस्ट वहां पे रिफ्लेक्टेड रे दिखने वाली है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी इंटरफेरेंस में बन सकते हैं जिसमें दो रेज आपको अलग से ना देके, एक तो इंसिडेंट रे हो गई और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये दोनों जो है आपस में इंटरफेरेंस यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ध्यान क्या रखना है, रिफ्लेक्शन अगर डेंसर मीडियम से होता है तो एक पाथ डिफरेंस λ/2 वहां पे आ जाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक फेज डिफरेंस पाई का वहां पे आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भैया कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच अ मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट पी, इस पी पे मैक्सिमा मिलना चाहिए। तो कौन कौन सी रे यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे? एक तो इंसिडेंट रे है और दूसरी इस मिरर से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो, ये दोनों इस पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस करेंगी। इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्स बताना है सच दैट मैक्सिमा यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है, अब अगर पाथ डिफरेंस देखो कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट रे जो ऑलरेडी दिख रही है अपने को, एंड रिफ्लेक्टेड रे, कितना इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस आएगा। तो देखो डायरेक्ट रे तो यहाँ आगे पॉइंट पी पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ठीक है, उसको तो भूल जाओ अभी। रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, तो वो यहाँ से चली फिर घूम के यहाँ तक पहुंची, कितना एक्स्ट्रा चली वो। तो मैं लिख सकता हूँ कि पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो x नीचे आया प्लस, क्योंकि ये मिरर से टकराया है, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे और आएगा प्लस, फिर से ऊपर गया तो x, ये टोटल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है x प्लस λ/2 प्लस x, मतलब बेसिकली हो गया 2x प्लस λ/2। दिस इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब इसने बोला है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमा कब हो सकता है? जब पार्ट डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा के बराबर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे अपन, 2x इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये x मिनिमम कब मिलेगा? जब आप n को 1 रख देंगे तो x मिनिमम हो जाएगा। ऑब्वियसली 0 नहीं रख सकते क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो अपन यहाँ पे n को 1 रख सकते हैं। 1 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा? फॉर द मिनिमम वैल्यू 2x इक्वल टू हाफ लैम्डा, यहाँ पे आप x लिख सकते हैं 1/4 लैम्डा के बराबर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब x λ/4 होगा तो जो वैल्यू है यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है बात अच्छे से? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए क्वेश्चन आपसे अब इस बार क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच अ मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट पी। ऐसा बोला है कि इस पी पॉइंट पे मैक्सिमा मिले। मतलब मान लीजिए ऐसे बीम आ रही है, यहाँ पे लाइट की ऐसी बीम आ रही है, तो ये बीम जब यहाँ पे पहुंच रही है तो टकरा के वापस रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से वापस यहाँ पे लाइट मिलेंगी। तो जो यहाँ से जा रही थी और जो यहाँ पे आ रही है वो जब पॉइंट पी पे मिलेंगी इस तरीके से, तो पॉइंट पी पे दो रेस फिर से मिल रही हैं, एक डायरेक्ट रे दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। तो पाथ डिफरेंस अगर अपन दोनों का देखें, पाथ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अगर ऐसा देखो तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है? जो डायरेक्ट रे आ रही है वो ऐसी है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है। हम जानते हैं कि अगर इनका पाथ डिफरेंस अपने को चाहिए तो बेसिकली अपने को परपेंडिकुलर यहाँ से देखना पड़ेगा कि दिस शुड बी द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाए? तो हम जान रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इस ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं, इस ट्राइंगल में कि ये डिस्टेंस आपको दे रखा है d के बराबर, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? d sec थीटा के बराबर। क्लियर है? दिस इज d, दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा d sec थीटा हाइपोटेन्यूस। ओके, तो ये आपको मिल गया d sec थीटा। अब अपन आते हैं इस वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 2 थीटा है और ये d sec थीटा है। अगर ऐसा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? d sec थीटा के करस्पॉन्डिंग 2 थीटा के हिसाब से d sec थीटा cos 2 थीटा के बराबर। तो दिस लेंथ विल बी दिस d sec थीटा cos 2 थीटा, और ये हो गया यहाँ का पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस अगर अपन लिखें तो लिख सकते हैं दिस विल बी d sec थीटा इनटू cos 2 थीटा प्लस यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद λ/2 प्लस ये अब यहाँ तक पहुंच रहा है वापस, तो प्लस में क्या जाएगा d sec थीटा के बराबर। तो ये हो गया टोटल पार्ट डिफरेंस जो यहाँ पे अपने को मिलने वाला है। अब ये जो पार्ट डिफरेंस है ये
किसके बराबर होना चाहिए? मैक्सिमा है, मतलब एन लैम्डा के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, या अगर इसको मिनिमम की अगर बात करें तो आप इसको लैम्डा भी लिख के चल सकते हैं। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? दिस विल बी डी सेक थीटा cos 2 थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस डी सेक थीटा इक्वल टू लैम्डा। ऐसा हो गया। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करें तो डी सेक थीटा कॉमन ले सकते हैं, इधर से बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये लैम्डा बाई 2 उधर चला गया तो इस तरफ पे आ गया लैम्डा बाई 2। व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा डी सेक थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहाँ से एक सेक और एक कॉस आपस में कैंसिल हो गई, बचा यहाँ से आपके पास क्या? कॉस थीटा आपको मिल जाएगा कितना? लैम्डा बाई 4 के बराबर, और डी भी इस तरफ आ जाएगा तो लैम्डा बाई 4d। दिस विल बी दी कॉस थीटा। आपसे एंगल पूछा गया था कि बताइए कितना एंगल यहाँ पे होना चाहिए फॉर द मैक्सिमा, तो मैंने एंगल बता दिया यहाँ पे, दिस शुड बी लैम्डा बाई 4d। उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, आप थीटा लिख सकते हैं आंसर फाइनली कॉस इनवर्स लैम्डा बाई 4d। तो इंटरफेरेंस के क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं जब रिफ्लेक्टेड रे और डायरेक्ट रे आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। उस केस में आपको दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालना है। ध्यान क्या रखना है कि जब वो रिफ्लेक्शन मिरर से हो रहा है या किसी डेंसर मीडियम से हो रहा है तो लैम्डा बाई 2 का एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस भी वहां पे आ जाएगा। ठीक है, पक्की है सारी बातें? चलिए, तो इसी से रिलेटेड और जो चीजें आप बनती हैं वो क्या है, देखिए। अपन कह सकते हैं थिन फिल्म का इंटरफेरेंस। जैसे अभी आपने मिरर से रिफ्लेक्शन किया था, वैसे ही थिन फिल्म से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं। उसमें 3 केसेस अपने पास बन सकते हैं। तो देखो हुआ क्या था, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मान लीजिए ऐसा दे रखा है यहाँ पे। तो लाइट जो इंसिडेंट हुई वो ऐसा हो सकता है कि एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरी यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, जो यहाँ अंदर आई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों केसेस यहाँ पे हैं अपने पास। अब अपन ये देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या क्या पॉसिबल है। तो कंडीशन ये है कि नाइदर वेव एक्सपीरियंस अ फेस चेंज अपॉन रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन ये सकती है कि रिफ्लेक्शन दोनों का हुआ, लेकिन दोनों में से कोई भी वेव, दो वेव कौन सी? एक जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, दूसरी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने जब किया था तो इन दोनों वेव्स का अपन ने इंटरफेरेंस देखा था, एक जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, दूसरी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इस केस में अगर सोचो कि ये जो मीडियम है, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ वाला, इस केस में भी ये रेयर हो और ये डेंसर हो, तो यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेयर से रिफ्लेक्शन जब होता है तो फेस चेंज नहीं होता। और अगर सोचो यहाँ पे इस केस में भी ये रेयर और अगर ये डेंसर हो जाए, तो जब रेयर से रिफ्लेक्शन होता है तो फेस चेंज नहीं होता। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ रिफ्लेक्शन तो हुआ है लेकिन फेस चेंज ना हो, अगर दोनों ही मीडियम में जो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो रेयर के करस्पॉन्डिंग हो रहा हो। ऐसा कब पॉसिबल है? तो ये जो 3 मीडियम यहाँ पे है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, इसका सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि सबसे बड़ा मीडियम हो ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। तो इस केस में सोचो कि ये सबसे ज्यादा डेंसर है, फिर ये रेयर, उससे भी ज्यादा रेयर है, ऐसा है ना? तो अगर इन दोनों को देखो तो दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर। जो यहाँ लाइट आई वो रेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होगा। अब सोचो इन दोनों केसेस में जो लाइट यहाँ अंदर आ गई थी वो लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस केस में दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर, तब फिर से यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो इस बार अगर मैं टोटल पाथ डिफरेंस लिखना चाहूँ इन दोनों लाइट्स का, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, वो सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग मिल पाएगा अपने को। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना होता है हम जानते हैं, दिस विल बी टी इंटू म्यू 2 बाई म्यू 1। म्यू 2 बाई म्यू 1 क्यों किया? क्योंकि अगर ये एयर था तो आप सीधा सीधा म्यू लिख लेते थे, लेकिन क्योंकि ये म्यू 1 है तो म्यू 2 बाई म्यू 1 अपने को लिखना पड़ेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो डेल्टा एक्स विल बी 2 टाइम्स म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू टी। ठीक है, जो ये आप अभी तक लिख रहे थे 2 म्यू टी के बराबर, वही आपने यहाँ पे लिखा है, बस म्यू को आपने रिलेटिव लिया है म्यू 2 बाई म्यू 1 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है बात? तो फेस चेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो रिफ्लेक्शंस हो रहे थे वो करस्पॉन्डिंग टू रेयर मीडियम हो रहे थे। सेकंड केस जो इसमें बनता है वो ये बन सकता है कि दोनों वेव अगर फेस चेंज हो, दोनों वेव्स का अगर फेस चेंज हो जाए रिफ्लेक्शन पे,
ऐसा कब पॉसिबल है? अगर दोनों ही डेंसर के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट हो, मतलब अगर ये वाला रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये रेयर और ये डेंसर है, यहाँ रिफ्लेक्शन जब होगा तो पाई का फेस चेंज यहाँ पे होगा। ऐसे ही अगर इस रिफ्लेक्शन की बात करो तो दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, फिर से यहाँ पे पाई का फेस चेंज होगा। क्लियर? और ये कब पॉसिबल है? जब ये सिचुएशन हो कि ये सबसे ज्यादा डेंसर हो, ये रेयर हो, इससे भी ज्यादा रेयर हो, इस कंडीशन में पॉसिबल है। अब अगर ऐसा है तो सोचो, जो रे यहाँ से ऊपर चली और जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली, इसमें भी एक पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आया, इसमें भी एक पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आया। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि अपने को पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो इधर से एक एक्स्ट्रा पाथ आया था लैम्डा बाय 2 का, इधर से भी एक एक्स्ट्रा पाथ आया था लैम्डा बाय 2 का। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस विल बी 0। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं हुआ, दोनों ही लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा चल ली, पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। तो इस केस में भी जो आपके पास पार्ट डिफरेंस आएगा वो सिर्फ करस्पॉन्ड टू दिस आएगा, वो हम लिख सकते हैं 2 म्यू टी, वेयर म्यू इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम म्यू 2। ठीक है, म्यू 2 बाय म्यू 1। क्लियर है तक सारी बातें? अच्छा, इस केस में अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखो तो क्या लिखोगे? जो पार्ट डिफरेंस मिला दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव लिखना है तो जो पार्ट डिफरेंस मिला दिस शुड बी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जो हमने लिखा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुल मिला के आपको लिखना है कि दिस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये सब अगर होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड केस इसमें बनता है वो ऐसा है, जो देखिए क्या कह रहे हैं, अगर एक वेव यहाँ पे पाई का फेस चेंज हो और दूसरे का ना हो, अगर एक वेव डेंसर से रिफ्लेक्ट हो और दूसरी रेयरर से रिफ्लेक्ट हो, ऐसा कब पॉसिबल है? ये केस में जो हमने क्वेश्चन किया था वो ऐसा ही था, यहाँ पे बीच में था आपका वाटर, इस केस में वाटर था, तो यहाँ पे एयर और यहाँ पे भी एयर, जो रे यहाँ आई वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे एक पाई का फेस चेंज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोचो यहाँ जो रे आके रिफ्लेक्ट हो रही है वो एयर, मतलब नीचे रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, फेस चेंज। तो इसका मतलब ये जो है वो एक्स्ट्रा पाथ चल गए लैम्डा बाई 2 का, इसका एक्स्ट्रा पाथ कुछ नहीं था ऐसा अगर रिफ्लेक्शन की वजह से देखो तो अब जो टोटल पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 2 म्यू टी इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा बाई 2। तो ये चली थी 2 म्यू टी एक्स्ट्रा पाथ, ये चली लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा पाथ, पाथ डिफरेंस विल बी 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस हियर। तुम लिखेंगे यहाँ जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, वो लिखा जाएगा 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 के बराबर। अब अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या लिखना पड़ेगा? ये जो पार्ट डिफरेंस मिला वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आता है 2 म्यू टी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। ये बन रहा है आपके पास कंस्ट्रक्टिव का। अगर ध्यान से देखो तो ये अभी आपने जो लिखा था उसमें डिस्ट्रक्टिव का था, दिस वॉज फॉर डिस्ट्रक्टिव, जब आपने पहले वाला केस लिखा था जब कोई फेस चेंज नहीं हो रहा था। अगर एक ही फेस चेंज होता है तो ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं, कंडीशन जो कंस्ट्रक्टिव की इक्वेशन थी वो अब डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज होती है, जो डिस्ट्रक्टिव वाला है उसमें कंस्ट्रक्टिव की इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है। तो आप चाहें ये याद रखें मत रखें, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो पाथ डिफरेंस आपको मिला वो कंस्ट्रक्टिव के करस्पॉन्डिंग एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अब फाइनली ये इक्वेशन बन गई तो बन गई, हम क्या करें इसमें, है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव और 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 फॉर द डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए, तो ये केसेस इसमें बन सकते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वाटर और जो एयर वाला हमने पढ़ा था उस केस में। उसमें मैंने शायद इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का आपसे इंटरफेरेंस बोला था, वो ऐसा ना हो कि दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, एक बार इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रही है इनका इंटरफेरेंस अपन ने वहां पे देखा था। ठीक है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है बातें यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉयड्स मिरर के एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग। ये वाईडीएसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है।
ये एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि जहां पे अपने पास YDAC में 2 स्लिट्स थी, है ना, ऐसा अपने पास हिसाब था, यहाँ पे स्क्रीन थी, ये सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था, ये था अपना, यहाँ से भी लाइट आती थी और इधर से भी लाइट आती थी और दोनों एक जगह मिलती थी और अपना इंटरफेरेंस यहाँ पे होता था। दिस वाज YDAC। इसमें क्या किया इन्होंने कि बस एक ही सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज एकमात्र सोर्स यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया प्लेन मिरर, ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। अब क्या होगा, जो इस सोर्स से लाइट आएंगी वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी पर्दे पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, जितनी भी लाइट यहाँ से आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे 2 लाइट्स पहुंच पा रही है, कोई भी आप पॉइंट उठा लो, लेट्स से दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पे क्या होगा, एक जो लाइट यहाँ से आई वो रिफ्लेक्ट होकर पहुंची यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी जो इस सोर्स से डायरेक्ट यहाँ तक पहुंची वो, तो क्या फिर से यहाँ पे 2 वेव्स पहुंच रही है, एक डायरेक्ट दूसरी रिफ्लेक्टेड, और जब ऐसा होता है तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ फिर से इंटरफेरेंस होगा, एक डायरेक्ट में और एक रिफ्लेक्टेड में। इस केस में आप देखो तो पाथ डिफरेंस कितना आने वाला है, यहाँ जो पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा वो ये तो है ही, इसका और ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ज्योमेट्रिकल पाथ तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मिरर से हो रहा है, मतलब एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग एक λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। यस, तो ये चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है। आप उसको ध्यान से देखो तो ये मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है वो क्या लगता है, पीछे से आती हुई दिखती है, ऐसा लगता है कि ये लाइट यहाँ पीछे से आ रही है, जैसा कि इस केस में होता था। तो बेसिकली यहाँ जो सोर्स S2 है वो इसी सोर्स की इमेज बन जाती है, इस S की इमेज जो यहाँ बन रही है वही S2 का यहाँ पे काम करती है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्शन से लाइट जा रही है और उसके बाद वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस λ/2 का यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब इसमें अगर बात करें तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस बन रहा है वो क्या बनेगा, दिस टोटल पार्ट डिफरेंस विल बी, हम लिख सकते हैं एक हो जाएगा आपका S1P के करस्पॉन्डिंग, लिख सकते हैं S2P, S2 मतलब ये I जो है वो S2 हो गया, तो S2P, क्योंकि आप यहाँ से देखो तो ये सेम ही मिलने वाला है, उसको ब्लू कलर में बनाए तो ये, आप चाहे ये पाथ देख लो चाहे ये पाथ देख लो, दोनों बराबर ही मिलने वाले हैं क्योंकि सिमेट्रिक बन रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम बोल रहे हैं कि पाथ जो S2P का है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, S1P का कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो मिलेंगे S2P माइनस, या आप कर लीजिए प्लस λ/2, क्योंकि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ था, माइनस S1P के बराबर, ठीक है। ये आपका टोटल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा एक्स। क्लियर होगी बात। S2P ज्योमेट्रिकल पाथ के करस्पॉन्डिंग, प्लस यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ था तो उसका λ/2 पर नहीं ऐड कर दिया, दिस विल बी द टोटल पाथ। S1P का ये पाथ है जो यहाँ पे है, पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, दोनों पाथ को अपन ने माइनस कर दिया। अब मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग अगर देखो तो मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अगर इसको सॉल्व करें तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस λ/2, ये आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा, इसको 2n-1 λ/2 भी आप लिख सकते हैं, ये आ गया। और ये कंडीशन किसकी थी वैसे, अगर YDAC में देखो तो YDAC के केस में अगर डेल्टा एक्स को आप n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर रखते थे तो ये वहां बनता था मिनिमा के करस्पॉन्डिंग, जबकि इस केस में किसके करस्पॉन्डिंग बना है, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग। तो जस्ट रिवर्स हो गया रिजल्ट आपका। क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि एक लाइट रे का यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब पाथ यहाँ पे λ/2 का डिफरेंस आया, जबकि दूसरा सीधा सीधा चला। अगर दोनों में डिफरेंस आता तब कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर अपना जो YDAC में आते थे वही आते, पर एक में अगर चेंजेस होते हैं तो आपके आंसर जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। ऐसे आप अगर यहाँ मिनिमा की बात करेंगे, मिनिमा के करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स जो होना चाहिए वो n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए, या फिर S2P माइनस S1P जो है वो
n माइनस हाफ लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे अपन ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आपके पास मिल जाएगा मिनिमा के करस्पॉन्डिंग n लेमडा के बराबर, ठीक है। दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू n लेमडा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये इस केस में YDAC के केस में मैक्सिमा का रिलेशन होता था, मैक्सिमा के केस में हम लिखते थे डेल्टा x इक्वल टू n लेमडा, जबकि यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है आपको S2P माइनस S1P इक्वल टू n लेमडा इन द केस ऑफ मिनिमा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लॉयड मिरर के केस में जब आप ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस देखते हो S2P माइनस S1P, वो रिजल्ट्स उल्टे हो जाते हैं जो YDAC से थे उससे। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ बीच में एक रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो आप ज्योमेट्रिकल पाथ प्लस रिफ्लेक्शन की वजह से जो पार्ट डिफरेंस आया वो लिखने में आप सक्षम हैं, अगर जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपको याद ही है कि मैक्सिमा के केस में इसको n लेमडा के बराबर करना है, मिनिमा के केस में इसको n माइनस हाफ लेमडा के बराबर करना है। तो आप सीधा सीधा ये रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ये लिखने में थोड़ा असहज हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं ये इस तरीके से लिखने में, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो फिर लॉयड मिरर के केस में रिजल्ट आते हैं S2P माइनस S1P, वो उल्टे आते हैं जो YDAC के आते थे उससे। मैक्सिमा के केस में n-1 n हाफ इंटू लेमडा, और मिनिमा के केस में n लेमडा का यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है। क्लियर? दोनों तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में आपने ये बात तो नोटिस कर ली होगी कि जो मिरर रखा हुआ है वो मिरर बिल्कुल ठीक बीच में यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि जितना दूर ये सोर्स है उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी। तो वैसा ही हो गया, ये पूरे डिस्टेंस d है, तो हाफ ऑफ d/2 और d/2 हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक बीच में इन दोनों के यहाँ पे आप इस मिरर को पुट करते हैं। तो आते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन लॉयड्स इंटरफेरेंस experiment 10 fringes occupy a space of 1.5 mm. okay, 1.5 mm के स्पेस पे 10 फ्रिंजेस बनी हुई हैं। अगर ऐसा है तो अपने को यहाँ से फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, है ना। एक फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी? दिस विल बी 1.5 mm डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज 0.15 mm। ये आपके पास आ गई फ्रिंज विड्थ। क्लियर बात? आगे बोला इसने द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन is 1.25 meters. कैपिटल डी दे रखा है आपको 1.25 meters. If light of wavelength lambda दे दिया 6000 angstrom. Find distance of the source from the plane mirror. लॉयड एक्सपेरिमेंट दे रखा है, हम जानते हैं कि अगर यहाँ सोर्स है तो यहाँ वो प्लेन मिरर लगाया होता है, और दिस डिस्टेंस इज d/2। तो आपको ये d/2 कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो आपको अगर d मिल जाए तो d/2 मिल जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व करें? तो फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, लैम्डा d/d। ये फॉर्मूला था फ्रिंज विड्थ का। यहाँ भी वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अपन स्मॉल d निकालते हैं। स्मॉल d लिखेंगे लैम्डा d/बीटा के बराबर। लैम्डा दे रखा है 6000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल D आपको दे रखा है 1.25 मीटर डिवाइडेड बाय बीटा आपने अभी लिखा 0.15 mm मतलब 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो d आपको मिलेगा 5 mm के बराबर। इसका मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर है d/2 व्हिच इज 2.5 mm। ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द प्लेन मिरर। क्लियर है बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। YDAC का जो एक और मॉडिफिकेशन होता है वो होता है फ्रेनेल बाई प्रिज्म से। ये फ्रेनेल बाई प्रिज्म क्या है? तो यहाँ पे एक प्रिज्म आपको दे रखा है ऐसा, ये दो प्रिज्म आप मान लीजिए, बाई प्रिज्म से दो प्रिज्म यहाँ पे हैं आपके पास, ठीक है। दोनों थिन प्रिज्म है, एक ये ऊपर वाला प्रिज्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा है नीचे वाला प्रिज्म हो गया ये वाला। दोनों थिन प्रिज्म है, ये थिन प्रिज्म है। इनका एंगल जो दे रखा है वो ए दे रखा है, ये एंगल ए है, ये एंगल ए है। क्लियर? अब इस केस में एक ही सोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है, एक ही सोर्स है यहाँ पे ये,
जैसे आपने अभी लॉयड मिरर के केस में देखा था, लॉयड मिरर में भी आपने एक सोर्स का रिफ्लेक्शन बना के दूसरा सोर्स बनाया था, और फिर बात वही हो गई थी कि दोनों सोर्सेज से जो लाइट चल रही थी वो आगे जाके इंटरफेयर कर रही थी। अब यहाँ पे भी एक सोर्स को हमें दो सोर्सेज में कन्वर्ट करना है, S1 और S2। तो कैसे इसको बना सकते हैं अपन, इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी, ठीक है, तो वो लाइट अगर इस ऊपर वाले प्रिज्म पे गिरेगी तो डेविएशन के बाद कहीं इस तरफ चली जाएगी। हम जानते हैं प्रिज्म से डेविएशन होता है। ऐसे ही इससे इस प्रिज्म पे जो गिरेगी वो डेविएशन के बाद इधर कहीं चली जाएगी। अब सोचिए इनके बीच में जितनी भी लाइट यहाँ पे गिर रही हैं वो सारी की सारी इस रीजन में इंटरफेयर कर रही होंगी। क्लियर है बात? जो लाइट यहाँ से आ रही होगी वो यहाँ कहीं जा रही होगी, इस तरीके से लाइट्स मिल रही होंगी और इंटरफेरेंस यहाँ पे लगातार चल रहा होगा। इस इंटरफेरेंस की वजह से सामने जो स्क्रीन रखी हुई है उस पे इंटरफेरेंस के पैटर्न्स बनेंगे, और वो पैटर्न हमें फ्रिंज विड्थ वगैरह इसमें बात करनी है। बिल्कुल वैसा ही तरीका है ये भी। अब इसमें जो सोर्सेज बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं इस बारे में अगर बात करें तो देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लाइट आई होगी वो इस तरीके से आई होगी, ठीक है। अगर मैं इस प्रिज्म से डेविएशन देखूं कितना होगा, तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट रे जो इस तरीके से आ रही थी, इसको अगर मैं पैरेलल मान लेता हूँ, यहाँ से ये है और जो फाइनली गई इस तरफ, तो ये एंगल जो बन रहा है दिस एंगल इज डेल्टा डेविएशन। और हम जानते हैं थिन प्रिज्म के केस में डेविएशन कितना होता है, डेल्टा लिखा जाता है म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर। ऐसे ही अगर आप इसका डेविएशन निकालेंगे तो ये डेविएशन भी आपको डेल्टा मिलेगा सेम, क्योंकि ए और म्यू सेम है इसके केस में भी। अब ये डेविएशन में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये डी चाहिए, ठीक है। ये डी कैसे निकाला जा सकता है, तो देखो ध्यान से, दिस डी इज नथिंग बट डेविएशन के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि अगर लेंथ अपने पास है L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्रिज्म, अगर दिस इज द डिस्टेंस L1 सोर्स और प्रिज्म के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो सोचो ये जो टोटल एंगल बन रहा है यहाँ तक, अपन क्या लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये अगर हाइट चाहिए तो मैं लिखूंगा डेल्टा एंगल ये बन रहा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो डेल्टा। ये लेंथ आपको मिल गई L1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये कितनी हो जाएगी L1 साइन डेल्टा के हिसाब से, और ऐसे ये कितना हो जाएगा L1 साइन डेल्टा के करस्पॉन्डिंग। अब क्योंकि यहाँ डेविएशन बहुत छोटा होता है, अगर डेविएशन छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस डेविएशन इज स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2L1 साइन डेल्टा के बराबर, विच इज ऑल्सो 2 डेल्टा इंटू L1। दिस इज डी, 2 डेल्टा इंटू L1 के बराबर। क्लियर है? और डेल्टा का हमें पता ही है कितना है, डेल्टा इज 2 म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू L1। ये आपका आ गया डी। L1 क्या है, L1 इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्रिज्म, ठीक है। ऐसे ही अगर L2 डिस्टेंस अपन लें, डिस्टेंस बिटवीन प्रिज्म एंड स्क्रीन, ये अगर डिस्टेंस L2 है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो कैपिटल डी क्या होता था, कैपिटल डी हमें पता है डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, दिस इज द कैपिटल डी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कैपिटल डी विल बी L1 प्लस L2 के बराबर, दिस विल बी द कैपिटल डी। क्लियर? अब ये चीज अपने को मिल गई, स्मॉल डी पता चल गया, कैपिटल डी पता चल गया, तो अपन आराम से फ्रिंज विड्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ जो यहाँ मिलेगी वो कितना मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ बीटा विल बी लैम्डा डी बाय डी, ये होता है फॉर्मूला, तो विल बी लैम्डा इंटू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय स्मॉल डी, कितना लिखा आपने 2 डेल्टा L1 के बराबर। अगर डेल्टा की वैल्यू भी यहाँ पे रख देते हैं, या फिर आप इसको अगर L1 L2 की टर्म में रखना चाहते हैं, जैसे भी आप इसको रखेंगे यहाँ से आप अपना आंसर बता सकते हैं। दिस विल बी, अगर आप L1 डिवाइड कर दो तो हो जाएगा लेमडा बाय 2 डेल्टा 1 प्लस L2 बाय L1, ऐसा हो सकता है। या इसको आप डेल्टा की वैल्यू भी रख दो तो लेमडा बाय 2 A म्यू माइनस 1 इंटू 1 प्लस L2 बाय L1। ये सारे ही बीटा की टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ जो फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो बेसिकली वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि जो फ्रिंजेस बनेंगी आर वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस।
ठीक है, ये फ्रिंजेस यहाँ पे बनती हैं। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, इन अ बाइप्रिज्म द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, तो आपको लैम्बडा दे दिया यहाँ पे 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द डाइप्रिज्म या बाइप्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, L1 दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दैट बिटवीन बाइप्रिज्म एंड द आईपीस, आईपीस मतलब स्क्रीन जहाँ पे है, जहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो चीज है, इज 80 सेंटीमीटर, L2 दे दिया आपको 80 सेंटीमीटर के बराबर। आगे बोला, इफ द टू वर्चुअल सोर्सेज आर 0.3 सेंटीमीटर अपार्ट, स्मॉल डी दे दिया आपको 0.3 सेंटीमीटर्स, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द फिफ्थ ब्राइट बैंड on one side of the central bright band and the fourth dark band on the other side, ये आपसे बोला गया। तो जो भी यहाँ पे आपका स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, उससे एक तरफ आपको बोला गया है यहाँ पे जो फिफ्थ ब्राइट बैंड बन रहा है या ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो, और इधर जो फोर्थ डार्क फ्रिंज बन रही है वो, इन दोनों का आपको सेपरेशन चाहिए। बेसिकली ये आपको पूछा गया कितना होगा। क्लियर, स्क्रीन पे ये कितना डिस्टेंस होगा। क्या बोला है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन वन साइड, मतलब ऊपर मान लो, ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑन द अदर साइड, नीचे की तरफ फोर्थ डार्क, इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ से चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये अपन, तो अपने को यहाँ पे काफी सारी चीजें दे रखी है, लैम्बडा दे रखा है, अपने को L1 L2 दे रखा है, इन सबको अपन मीटर्स में अगर लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है 0.2 मीटर्स, दिस विल बी 0.8 मीटर्स, और ये हो जाएगा 0.03 मीटर्स, सॉरी नॉट 0.03, 0.003 मीटर्स। ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास आ गई यहाँ पे। क्लियर, इन सबको मीटर्स में लिख लिया। अच्छा, अगर कैपिटल डी लिखना है तो कैपिटल डी हम जानते हैं होता है L1 प्लस L2 के बराबर, ये 0.2 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर। यहाँ तक सारी चीजें अपने को पता चल गई। अब हम ये भी जानते हैं भैया कि अगर ब्राइट फ्रिंज का अपने को डिस्टेंस देखना है तो वाई ब्राइट क्या लिखा जाता था, वाई ऑफ ब्राइट लिखा जाता था, याद कीजिए फॉर्मूला, लिखते थे एन लेमडा बाई डी, ये लिखा था फॉर्मूला, यानी एन लेमडा डी बाई डी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से आपको चाहिए फिफ्थ के लिए, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो क्या लिखोगे, एन की जगह आ जाएगा 5, लेमडा आपको दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू डी 1 हो गया, स्मॉल डी आपको दे रखा है यहाँ पे 0.003। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिलती है यहाँ से, दिस विल बी ऑलमोस्ट, चलिए देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है ये गया आपके पास 4 टाइम्स, sorry, this will be 1.6 times, 1.6 into 5 is 8, 8 into 10⁻⁷, ये आपको डिस्टेंस मिली 10⁻⁴, ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगी 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स के बराबर। ठीक है, ऐसे आप अगर डार्क फ्रिंज की बात करो, वाई फॉर डार्क फ्रिंज, ये कितना लिखते थे, फॉर्मूला याद कीजिए, 2n-1 लेमडा बाय 2, ये आता था 2n-1 इंटू लेमडा डी बाय 2d, ये आपका फॉर्मूला आता था यहाँ पे। अगर n को आप यहाँ पे कितना रखना है, डार्क फ्रिंज के करस्पॉन्डिंग फोर्थ डार्क फ्रिंज है तो n इक्वल टू 4 रखते हैं, तो y करस्पॉन्डिंग टू फोर्थ डार्क फ्रिंज ये कितना मिलेगा, 2 इंटू 4-1 इंटू लेमडा अगेन 4.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू डी 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी 0.003 ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8-1 7 आ रहा है, 7, और ये चीज तो आपने अभी सॉल्व करी थी, ये आ रहा है 1.6 इंटू, तो बेसिकली आ रहा है 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आ रहा है। ये आ रहा है 0.8, 5.6, 5.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स, ये आ रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों आपको सेपरेशंस पता चल गए, ये डिस्टेंस हो गया नीचे की तरफ वाई डी, ऊपर हो गया वाई बी। टोटल सेपरेशन जो आपसे पूछा गया है इसको मैं बोलता हूँ वाई, तो दिस वाई इज इक्वल टू
y ब्राइट प्लस y डार्क, दोनों अपोजिट साइड है इसलिए दोनों पॉजिटिव करना, प्लस करना पड़ेगा। आंसर विल बी 8 प्लस 5.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। आंसर आएगा यहाँ से 13.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर्स के बराबर। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्रिंजेस। क्लियर है बात? तो करने का तरीका सब जगह वही है, बस इस बार अगर फ्रेनेल बाइप्रिज्म है तो डी निकालने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। बाकी सारी बातें वो की वही है जैसा अपन पहले करते थे वही। लॉयड मिरर में जरूर आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहां एक रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो जो मिनिमा और मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस बनती थी वो अपोजिट हो जाती थी। बाकी फ्रेनेल बाइप्रिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वाईडीएससी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी यूज हो जाएंगी एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज मेजर्ड एज 0.4 mm, तो बीटा आपको दे दिया यहाँ पे 0.4 mm। When the eyepiece is moved away from the biprism through 30 centimeter, the fringe width increases by 50%. ठीक है? If the two virtual sources are 0.6 mm apart, small d दे दिया 0.6, find the wavelength of the light used, lambda आपसे पूछा गया है। क्लियर है? दो कंडीशन यहाँ आपको गिवन है, इन दोनों कंडीशंस में आपको कंपेयर करना है बीटा की वैल्यूज। तो पहले आपको दे रखा है कि अगर इस बार आई पीस को मतलब स्क्रीन को 30 सेंटीमीटर और दूर कर दिया तो लेट्स से ये जो कंडीशन है ये D1 के केस में हो रही थी और D2 वो हो जाएगा D1 प्लस 30 के बराबर। ये बात क्लियर है? मान लीजिए अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस D1 था तो उस केस में ये फ्रिंज विड्थ बनती थी, ये स्मॉल डी तो हमेशा वही रहने वाला है। अगर D2 अपन नया डिस्टेंस ले लें सोर्स और स्क्रीन के बीच का D1 प्लस 30 के बराबर, तो इस बार जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी हो गई है? अगर ये बीटा 1 है ये बीटा 2 है तो 50% से इंक्रीज हो गई। 50% इंक्रीज हो गई मतलब अब ये हो गई 1.5 इंटू 0.4 विच इज 0.6, तो ये हो गई 0.6 mm 50% इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, अब ये दो बातें अपने को पता चल गई हैं। यहाँ से अपन लिख सकते हैं भैया, अपने को फॉर्मूला पता है बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये होता है बीटा का फॉर्मूला। तो अगर मैं बीटा 1 की बात कर रहा हूँ तो मैं D1 यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और बीटा 2 जब यूज करूंगा तो क्या यूज कर लूंगा? यहाँ पे D2 यूज कर लूंगा। वैसे यहाँ से अपने को दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन है, एक लैम्डा और दूसरा D1, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से बीटा आप अगर रखें तो बीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? बीटा 1 इज 0.4 mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 10⁻³ लैम्डा अपने को कैलकुलेट करना है, D1 अपने को कैलकुलेट करना है, बाय D आपको दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³ mm में। ठीक है, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा लैम्डा इंटू D1 का। दूसरा अगर देखें अपन, यहाँ से बीटा 2 आपको दे रखा है 0.6 mm के बराबर इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू लैम्डा D2 की जगह में डाल सकता हूँ D1 प्लस 30 सेंटीमीटर्स है, तो अपन यहाँ इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर्स इस तरीके से, डिवाइडेड बाय डी आपको अगेन दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से आपको फिर से लैम्डा और D1 की एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से भी लैम्डा D1 आपको मिल चुका है। इन दोनों को यूज करके आप फाइनली अपना आंसर लैम्डा की टर्म में बता पाएंगे। क्लियर बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। गॉट इट? चलिए, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूँ। जो D1 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 0.6 मीटर्स के बराबर, और जो लैम्डा आ रहा है आपके पास वो आ रहा है फाइनली 4000 एंगस्ट्रॉम का। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आपको मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइगन्स प्रिंसिपल की। वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब हमने सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस पढ़ना शुरू किया था तो हमने वेव फ्रंट और वेवलेट्स की बात की थी, वही बात यहाँ लिखी गई है। हाइगन्स प्रिंसिपल में यही कहा जाता है। इसके वेरियस जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं? एक तो ये है कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, जहां से वेव्स हर डायरेक्शन में बाहर निकलती है। बात हमने बोली थी कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, हर डायरेक्शन में यहाँ से वेव्स बाहर चलेंगी, ये बात यहाँ पे फर्स्ट में बोली गई।
All particles equidistant from the source and vibrating in the same phase lie on the surface known as the wavefront. जो equidistance पे हैं, जो same phase में हैं, ऐसे सारे particle का locus wavefront कहलाता है. ये बात भी हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. Wave propagates perpendicular to the wavefront. ये बात भी clear है. यहाँ से जो wave जा रही है वो wavefront के हमेशा perpendicular जाती है. Each ray takes same time to reach from one wavefront to the another wavefront. मतलब अगला जो wavefront बनेगा, let's say वो यहाँ बनेगा, तो हर wave यहाँ तक पहुँचने में, एक wavefront से दूसरे wavefront तक पहुँचने में same time लेने वाली है. Every point on a wavefront is a source of new disturbance, जो हमने बोला था, जिसको बोलते हैं secondary wavelets. क्या बोलते हैं इसको? secondary wavelet. मतलब यहाँ से हर एक point जो है वो एक फिर से एक source की तरह behave करेगा. इसको बोलते हैं secondary wavelet. और इससे जो wave निकलती हैं, these wavelets are spherical and travel with the speed of light in all direction in that medium. Clear है? जो energy होती है वो हमेशा फॉरवर्ड फ्लो करती है जब वेव आगे की तरफ जा रही है. और अगर मुझे नए वेव फ्रंट्स बनाने हैं तो अपन क्या करते हैं, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनके जो फॉरवर्ड एनवेलप है, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक वेवलेट था, इससे जो इस तरीके से बना होगा, यहाँ से जो इस तरीके से बना होगा, ऐसे इससे बना होगा, तो इन सबको मिलाऊंगा तो मुझे फिर से एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा. जैसे आप यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे स्फीयर्स बना रहे हैं हर एक वेवलेट के करस्पॉन्डिंग, उन स्फीयर का जो टॉप पार्ट है उसे आप मिला लेंगे तो फिर से आपको नया वेव फ्रंट यहाँ पे मिल जाएगा. क्लियर? तो ये बातें हाइगन्स प्रिंसिपल में थी जो हम ऑलरेडी फर्स्ट केस में पढ़ चुके थे. मतलब हमने इनिशियल चैप्टर शुरू करते हुए ये बात कर ली थी. इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है. आपसे बोला गया कि बताइए इस डायग्राम के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे. तो हम जानते हैं कि भैया जब पैरेलल लाइट्स आती हैं तो वेव फ्रंट कैसे होते हैं, एक प्लानर वेव फ्रंट्स होते हैं. यहाँ पे लाइट प्लानर आ रही है इस तरीके से, वेव फ्रंट बनते हैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन में इस तरीके से. क्लियर है? और जब इस तरफ लाइट आके मिल रही है तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि लाइट यहाँ से हर डायरेक्शन में ऐसे मूव होती हुई दिख रही है अपने को. तो पॉइंट सोर्स के लिए अपन जानते हैं कैसा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं. तो यहाँ पे इस मिरर लेंस के इस तरफ कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन जाएंगे. क्लियर है? ये बातें यहाँ पे थी छोटी छोटी सी. इसके साथ आपका जो इंटरफेरेंस वाला जब टॉपिक है वो खत्म होता है. YDSE और उसके जो हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस देखे, उसमें जो मॉडिफिकेशन देखे, वो सारी चीजें खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की, और डिफ्रैक्शन के बाद हम बात करेंगे पोलराइजेशन की. ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए.